अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी रेलेवेंट कॉस्टिंग के एरिया पे डिस्कशन हो रही थी और कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 को क्लोज़ किया था। तो कल के लेक्चर से कोई इश्यूज़ इलस्ट्रेशन 3, 4 एंड क्वेश्चन 2 किसी कैलकुलेशन पे कोई मज़ीद एक्सप्लेनेशन या हेल्प चाहिए तो पूछिए। इस चैप्टर की किसने बोला जी बेटा, क्या समझ नहीं आई? आप जब करा रहे होते हैं तो ठीक होता है, घर जाके नहीं आएगी। मैंने आपको एक चीज़ बोली इस चैप्टर को करने के लिए कि डायग्राम को सामने रख के करेंगे आप। वो सेविंग वाला था, वो डायग्राम में तो सेविंग से रिलेटेड कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं? लेबर भी जो क्वेश्चन आया है ना, सेविंग को हम लोगों ने एक में माइनस किया था, तो उससे रिलेटेड तो किस कैलकुलेशन की बात करें बेटा, मुझे बताइए ना ज़रा। आप इलस्ट्रेशन 3 की बात कर रही हैं, 4 की बात कर रही हैं, किसकी बात कर रही हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। इलस्ट्रेशन 3 की बात कर रही हैं, तो इलस्ट्रेशन 3 को सामने ले आते हैं हम अपने। ये जी इलस्ट्रेशन 3 हमारे सामने आ गई। अब इलस्ट्रेशन 3 में किस आइटम का सवाल में दिक्कत है आपको? मटेरियल सी की बात करना चाह रहे हैं आप। तो आपको लगता है कि मटेरियल सी जो हमने डील किया वो हमारी डायग्राम के मुताबिक उसमें सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो पढ़ते हैं जी, मटेरियल सी को दोबारा एक बार हैंडल करते हैं। मटेरियल सी इलस्ट्रेशन 3, ये है जी मटेरियल सी। डायग्राम अपने सामने खोल लीजिए जी ज़रा, बल्कि मैं काम करता हूँ डायग्राम मैं अपने सामने खोलता हूँ ताकि आपको यहाँ से हम देख सकें भाई इशू कहाँ पे है। आप पढ़ेंगी और मैं डायग्राम फॉलो करूँगा। ऐसे ही मटेरियल सी की बात करने लगे ना। मटेरियल सी कितने केजी चाहिए हमें? कितने केजी चाहिए? लिसन टू मी केयरफुली एंड देन रिस्पॉन्ड। कितने केजी चाहिए हमें? 1000 केजी हमें मटेरियल सी चाहिए। हम 1000 केजी की रेलेवेंट कॉस्ट जानना चाहते हैं। हम मटेरियल सी 1000 केजी की रेलेवेंट कॉस्ट जानना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इज मटेरियल ऑलरेडी इन स्टॉक? आप सफर जवाब देंगे यस यस। इज इट फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर और इन रेगुलर यूज? हम इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, यस या नो? नो? आर यू श्योर? कहाँ से पता लगा नो? किसी एक ऑर्डर के लिए खरीदा था कुछ अर्सा पहले, मतलब रेगुलर इस्तेमाल में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, नो आगे। डज इट हैव एन अल्टरनेटिव यूज? क्या इसका कोई और इस्तेमाल, किसी और प्रोडक्ट में इस्तेमाल है इसका? इधर आ गए, डायग्राम में आ गए यहाँ पे। अब क्या लिखा हुआ यहाँ पे? कॉस्ट सेविंग दैट कैन हायर ऑफ। इन दो वैल्यू में से हायर लेना है। कौन सी दो वैल्यू? कॉस्ट सेविंग दैट कैन बी अचीव्ड इफ पुट टू अ डिफरेंट यूज। अल्टरनेटिव यूज में इस्तेमाल कर लो इसको, वहाँ पे क्या बचत देगा ये, और स्क्रैप वैल्यू क्या है। अल्टरनेटिव यूज में डालो 20,000 की बचत देगा, स्क्रैप वैल्यू 12,000 है। इनमें से हायर क्या है? 20,000। अब क्या चीज़ इसमें आपको डायग्राम में नहीं नजर आई? बेटा पहले इसकी बात ख़त्म कर लें। ये चीज़ डायग्राम में नजर आई, इसका मतलब मैं यही कहूँगा कि आपने डायग्राम नहीं देखी ये सवाल करते हुए। मैं ये कह सकता हूँ ना, अगर आप कह रहे हैं मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, डायग्राम में ये नहीं है, तो मैं ये कहूँगा ये डायग्राम आपने देखी नहीं, आंखें बंद करके देखी। डायग्राम में तो है ना ये चीज़। अब आ जाए लेबर पे। मैंने आपको एक बात बोली भी है, एक बात मैंने आपको ज़रा सुनो बेटा मेरी बात। मैंने कहा था डायग्राम ये गाइडलाइन है, ये खुदा ना खासा कुरान हदीस नहीं है कि इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ये गाइडलाइन है, ये आपका दिमाग की सोच को डेवलप करेंगी और इससे बाहर जो चीज़ आएगी उसका असूल वही है, रेलेवेंट कॉस्टिंग का प्रिंसिपल। हमारी जेब पे बोझ क्या पड़ता है भाई? जो चीज़ डायग्राम में फिट नहीं होगी हम देख लेंगे मेरी जेब पे क्या बोझ पा रहा है, ऑर्डर कर। अगर ये मैं ऑर्डर लेता हूँ मेरी जेब पे क्या बोझ आएगा? ठीक है, तो ये तो डायग्राम से मामला हल हो गया, मुझे कुछ और सोचना नहीं पड़ा। अब आप पूछिए लेबर का, किस एग्जाम्पल में है? बेटा मुझे पहले इलस्ट्रेशन बताइए, मैं उसके डाटा पे आऊँगा फिर डायग्राम पे जाएंगे। पहले इलस्ट्रेशन
दूसरे रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल 2 थी उसमें ख्याल ना बताएं बेटा, हम यहाँ पे इसको पुराना रजिस्टर नहीं है ना। बेटा फिर हम कैसे डिस्कस करेंगे? मैं आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि बाकियों का भी कोई इशू है तो हल हो जाए। तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम मुझे बताएंगे तो ही मैं डिस्कस कर पाऊंगा ना। जैसे हमने मटेरियल सी का नोट पढ़ा, उसको डिस्कस किया। जी किसी और बच्चे के ज़हन में कोई सवाल, कोई और बच्चा कोई सवाल करना चाहता हो कि स्पेसिफिक किसी डिसीजन के ऊपर, भाई ये रेलेवेंट कैसे मेजर की हमने? जी बेटा, जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो कल हमने किया था जी, इसमें क्या बात पूछना चाह रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 2 कल हमने किया था जी, ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आप? पॉइंट नंबर 2 की बात करना चाह रहे हैं आप। A material Y was ordered for another contract. Its NRV is 14,70,000। जी इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? वही जी, NRV का मतलब ही ये होता है बेच के कितने पैसे हासिल किए जा सकते हैं। स्क्रैप वैल्यू का भी यही मतलब होता है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू और NRV एक ही बात है। स्क्रैप वैल्यू बेच के कितने पैसे आ सकते हैं, NRV बेच के कितने पैसे आते हैं, ठीक है, एक ही बात है जी। जी किसी और बच्चे के जहन में? जी बेटा, क्वेश्चन 2 भाई पॉइंट 4 इसकी बात कर रहे हो? पॉइंट 4 में हमने यहाँ पे सबसे पहले चीज़ जो इस्टेब्लिश की थी कि स्किल्ड लेबर हमारी परमानेंट लेबर है, क्योंकि ये परमानेंट लेबर को ही हम स्किल्ड से अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड का काम करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने हायर करके काम करवाने हैं तो हमें पता है सेमी स्किल्ड सस्ती है, स्किल्ड महंगी है। हम सेमी स्किल्ड का काम स्किल्ड से तभी उसी सूरत में करवा सकते हैं जब स्किल्ड मेरे पास परमानेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं कभी सेमी स्किल्ड का काम स्किल्ड से नहीं करवाऊंगा। सस्ता काम महंगी कीमत पे करके मैं कभी नहीं करवाऊंगा। तो पहली बात, परमानेंट लेबर हमारे पास है जो स्किल्ड लेबर है। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास स्किल्ड लेबर के 2 इस्तेमाल हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। मैं अगर चाहूँ तो स्किल्ड लेबर को सेमी स्किल्ड की जगह वहाँ काम करवा लूँ और वहाँ पे सेमी स्किल्ड की कॉस्ट सेव कर लूँ, क्योंकि स्किल्ड लेबर तो परमानेंट होगी, उसकी कॉस्ट तो रेलेवेंट होगी ना, उसकी तो सैलरी काम है या नहीं है, जानी है। अब है उसके इस्तेमाल की बात। मैं चाहूँ तो उसको सेमी स्किल्ड की जगह इस्तेमाल करूँ और वहाँ पे 11 महीने की कॉस्ट बचा लूँ उनकी, क्योंकि 1 महीने का नोटिस है, तो 12 महीने में से 11 महीने की कॉस्ट बच सकती है अगर मैं ये ऑर्डर ना लूँ और इनसे मैं काम करवाऊँ सेमी स्किल्ड का। लेकिन अगर ये ऑर्डर ले लूँगा तो दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट सेविंग विल बी फोरगोन, दैट बिकम्स कॉस्ट। ये ऑर्डर लेने की सूरत में 11 महीने की कॉस्ट सेविंग जो मैं वहाँ कमा सकता हूँ, दैट सेविंग विल बी लॉस्ट। 11 महीने इंटू 325, दैट बिकम द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर। जेब पे बोझ के आया ये ऑर्डर लेने की सूरत में। ये ऑर्डर नहीं है तो स्किल्ड लेबर में से किस काम की, और ये ऑर्डर आ गया तो वो जो काम मैं स्किल्ड लेबर से ले सकता था वो नहीं ले पाऊंगा। ये ऑर्डर करूंगा, ये ऑर्डर करूंगा, वो काम नहीं लिया, अपॉर्चुनिटी फॉरगोन, कॉस्ट सेविंग फॉरगोन। जी आपका इंतजार हो रहा है। सर मेरा तो जिसने बता दिया मैंने पूछा। सर पहले जो लेबर का डायग्राम है उसके नीचे लिखा है कि लोअर कहाँ से आता है। जी बेटा, कोई और? जी बेटा, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको असाइनमेंट में दिया गया था, इसका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 5, स्किल्ड लेबर के बारे में कहानी है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, so that production of B22 goes ahead, it will be necessary to transfer skilled worker from another work to undertake it. The other work on which skilled labor are engaged at present is manufacture of product B16. The selling price and variable cost of B16 as well. बेटा उसने कह दिया कि आपने अगर ये जॉब करनी है जिसका भी जिक्र हो रहा है तो आपको स्किल्ड लेबर को डाइवर्ट करना पड़ेगा, और डाइवर्ट करना पड़ेगा तो पहली बात यह है कि स्किल्ड लेबर परमानेंट है या टेम्परेरी है, इसकी इंफॉर्मेशन बताइए। स्किल लेबर इज पेड 8 पर आवर, इसका मतलब टेम्परेरी है।
और टेम्परेरी लेबर को डाइवर्ट करते हैं तो आपकी डायग्राम क्या बताती है? व्हाट इज योर रेलेवेंट कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। तो जनाब ये प्रोडक्ट उससे छड़वाओगे 3 घंटों में 45 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा रहा है, तो पर आवर कंट्रीब्यूशन कितना है? लीजिए जी, रेलेवेंट कॉस्ट इज 23। यही मुझे तो लगता है यही आ रही है शायद। जी आप कहाँ खोए हुए थे? डायग्राम नहीं देखी, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? मैं आपको बार बार एक चीज़ एम्फसाइज कर रहा हूँ कि जब तक आप डायग्राम को नहीं देखोगे आपका दिमाग नहीं चलेगा। अभी अपने दिमाग को रेस्ट दो, चलाने की कोशिश ही ना करो, ठीक है? मैं नॉर्मली मैं कहता हूँ दिमाग इस्तेमाल करो, अब मैं कह रहा हूँ अभी दिमाग इस्तेमाल ना करो, अभी डायग्राम को इस्तेमाल करो। जब डायग्राम की लाइन पे दिमाग इस्तेमाल करने के काबिल हो जाओगे ना, फिर दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू करना। अभी आप दिमाग को डायग्राम की लाइंस पे इस्तेमाल करने के काबिल नहीं हैं। डायग्राम को देखे बगैर कोई रेलेवेंट इरेलेवेंट का फैसला नहीं करना, असूल को पढ़े बगैर रेलेवेंट इरेलेवेंट का फैसला नहीं करना, ओवरहेड का, फिक्स्ड ओवरहेड का, डेप्रिसिएशन के असूल रखो सामने, फिर फैसला करो क्या रेलेवेंट है। मटेरियल की, लेबर की डायग्राम सामने रखो, फिर मेजर करो रेलेवेंट इरेलेवेंट क्या है। जब तक आपका दिमाग उन लाइंस पे ट्रेन नहीं होता, याद रखिए इसके बगैर चलोगे गड़बड़ होगी। क्योंकि अभी आप जितने सवाल आप लोगों ने देखे पूछे वो सारे डायग्राम को फॉलो ना करने की वजह से हैं, डायग्राम को ना देखने की वजह से हैं। अगर आप डायग्राम को देख कर चल रहे होते तो आपको कोई दिक्कत यह ना होती। जी एनी अदर क्वेश्चन, कोई और मसला? अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 4, और मैं फिर एक जुमला बोल रहा हूं कि डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 3 है ना, हाँ क्वेश्चन 3। डायग्राम गाइडलाइंस हैं, डायग्राम कंक्लूसिव नहीं है कि हर केस दुनिया का उधर से हल होगा। मैक्सिमम केस हो जाएंगे, जो नहीं होगा फिर वही असूल, जेब पे क्या बोझ पड़ेगा भाई मेरे ये काम करने से, वहां से नाप मैयर कर लेना। काम नहीं करते तो जेब में क्या है, काम करेंगे तो जेब पे क्या फर्क पड़ गया, तो जो फर्क पड़ेगा जेब पे वो रेलेवेंट होगा। ये फाइनल असूल हर जगह लग जाता है, लेकिन हम इसको सिर्फ वहां लगाएंगे जहां पे डायग्राम नहीं लगेगी हमारी, ठीक है? वहां पे हम ये असूल लगा लिया करेंगे। याद रखिएगा, जैसे अभी सवाल में वो बात आने लगी है कि जहां पे डायग्राम शायद ना लगे, फिर हमें ये असूल लगाना पड़ेगा, भाई मेरी जेब पे क्या बोझ पड़ेगा। तो टुपास लिमिटेड, इट्स अ गुड क्वेश्चन, स्प्रिंग 11 क्वेश्चन 14। लेकिन स्प्रिंग 11 कहाँ से आ गया? ये तो पास पेपर का क्वेश्चन, ये तो सी ए फाइनल का है। ये तो मुझे लगता है कि मिस प्रिंट हो गया, ये स्प्रिंग 11 नहीं है, क्योंकि फाइनल में तो स्प्रिंग और ऑटम होता ही नहीं, वहाँ पे तो समर एंड विंटर होता है, ठीक है? तो ये गलती कहा गया क्योंकि ये सवाल सी फैप पुरानी स्कीम से है। क्योंकि मैं सी फैप पढ़ाता रहा हूँ, इसलिए मुझे पढ़ाता रहा हूँ क्या, ये सब्जेक्ट जब सी फैप में होता था वहाँ पर मैं पढ़ाता था, तो आई हैव अ फेयर आइडिया कि ये सवाल वहाँ का है। अच्छा जी, कैलकुलेट द यूनिट प्राइस दैट टीएल कुड बिड फॉर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ पर्ल। टीएल ने पर्ल के ऑर्डर के लिए प्राइस बिड करनी है, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या प्राइस बिड करे। 14 मार्क्स। टुपास लिमिटेड टीएल इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। पर्ल लिमिटेड one of the major customers has invited TL to bid for a special order of 150,000 units of product beta. So हमने टुपास के लिए, टीएल के लिए काम करना है, और टीएल ने पीएल को एक प्राइस कोटेशन देनी है, बिड करनी है, उसके लिए हमने मेजरमेंट करनी है, और 1,50,000 यूनिट्स का ऑर्डर है, प्रोडक्ट का नाम है बीटा। हमें 1,50,000 यूनिट्स की बिड मेजर करनी है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बिड। ईच यूनिट ऑफ बीटा रिक्वायर्स 0.5 kgs ऑफ मटीरियल सी। दिस मटीरियल इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली। ये मटीरियल खरीदा नहीं जाता, खुद बनाया जाता है। अभी तक हमने मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट जितनी भी निकाली थी ना, वो ख़रीदने के हिसाब से निकाली थी कि जी ख़रीदना है, पर एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ बाइंग कितनी है, ठीक है, वहाँ से ले लो, एनआरवी कितनी है, सारी बात थी ख़रीदना है हमने, या ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा। ये है बनाना है, ये थोड़ा फ़र्क आ गया। बट अगेन वैल्यू बदलने से सवाल हमारा बर्बाद नहीं हो जाता। ये सिर्फ एक पॉइंट में मटीरियल में चेंज किया। लेट्स अज्यूम मैं इसको नहीं भी संभाल पाता, तो भाई आगे 2, 3, 4, 5 4 पॉइंट और भी हैं, एक पॉइंट नहीं भी हैंडल कर पाऊंगा, 4 को हैंडल कर जाऊंगा,
तो मुझे 4 के पॉइंट 14 में से 10-12 मिल जाएंगे। सो हमने यहाँ पे एकदम पैनिक नहीं कर जाना, तो ये क्या चीज़ आ गई भाई, ये तो मैंने देखी नहीं। पहली बात नहीं देखी फिर भी हैंडल हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता नहीं भी हुई तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक पॉइंट है 5 में से एक पॉइंट है, नहीं भी हैंडल हुआ तो 2-3-4 नंबर का फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 14 में से 10 नंबर ही बड़ा अच्छा स्कोर होता है डिसीजन मेकिंग जैसे एरिया में, जो कि एक टफ एरिया समझा जाता है। तो एनीवेज हम आगे चलते हैं। उसने कहा जो मटेरियल खुद बनाते हो आप, और बनाते हो इन बैचेस ऑफ 25,000 kg ईच एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 200 रुपये पर kg, द सेटअप कॉस्ट पर बैच इज 80,000। मटेरियल सी कुड बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 225 पर kg। मार्केट में बेचा भी जा सकता है सी। अगर हम बीटा का ऑर्डर लेंगे ना तो बीटा में इस्तेमाल होगा और इंटरनली हम बना के इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम बना के बेच भी सकते हैं सी। TL has the capacity to produce 80,000 kg of material C. However, current demand for material C in the market is 75,000। मतलब मार्केट में 75,000 बेचा जा सकता है, या शायद ऑलरेडी बना के बेच रहे हैं हम, ठीक है। Every 100 units of product beta requires 150 लेबर आवर्स। ये मटेरियल की कहानी होगी, अब लेबर की कहानी शुरू होगी। Workers are paid at a rate of 9,000 per month. Idle labor hours are paid at 60% of normal rate, and TL currently has 20,000 idle labor hours. Idle मतलब स्पेयर, जिसमें लेबर काम नहीं करी, तनख्वाह ले रही है, काम नहीं करी। और सैलरी चूंकि पर मंथ है, इसका मतलब ये परमानेंट लेबर है। The standard working hours per month are fixed at 200 hours। मतलब 9,000 तनख्वाह में वर्कर कितने घंटे काम करता है? 200 घंटे। The variable overheads application rate is 25 रुपये पर आवर। ये एप्लीकेशन रेट है वेरिएबल का, ये वेरिएबल ओवरहेड का एप्लीकेशन रेट है। Fixed overheads are estimated at 22 million. It is estimated that special order would occupy 30% of the total capacity. The production capacity of beta can be increased up to 50% by incurring additional fixed overheads. The fixed overhead rate applicable to the enhanced capacity would be 1.5 times the current rate. The utilized capacity at current level of production is 80%. Normal loss is estimated to be 4% of the input quantity and is determined at the time of inspection, which is carried out when the unit is 60% complete. Material is added or to the process at the beginning, while labor and overheads are evenly distributed over the process. ये थोड़ी सी normal loss वाली बात बीच में उसने डाल दी, terminology वहाँ से ले ली। TL has a policy to earn a profit at the rate of 20% of the selling price। ये margin की policy आ गई, और हमसे कहा गया प्राइस बताओ क्या है। तो हमारा मैकेनिज्म यहाँ पे जो रहेगा, क्योंकि प्राइसिंग डिसीजन हमसे मांगा जा रहा है हमें, और प्राइस निकालने के लिए, प्राइसिंग डिसीजन के लिए हम रेलेवेंट कॉस्ट मेजर करेंगे पहले प्रोडक्ट की। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 में पहला स्टेप होगा रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ऑर्डर क्या है, और इसके बाद यहाँ से मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा। वो मेरी निकलेगी, अगर मेरी कॉस्ट x है तो प्राइस होगी x ओवर 80 इंटू 100, यही है ना? तो जनाब मुझे रेलेवेंट कॉस्ट x मेजर करनी है, इसके लिए मैं वर्किंग वन बना लेता हूँ, मैं वर्किंग में प्राइस मेजर कर लेता हूँ, ठीक है जी। अदरवाइज मैं ऐसे भी कर सकता था, सारी प्राइस मैं यहाँ मेजर करूँ, टोटल करूँ और 180 इंटू 100 कर दूँ, जैसे भी प्रेजेंट करना है, ये मेरी सहूलत है। फिलहाल चूँकि मैंने फार्मूला आपके सामने रख दिया पहले, तो मैं पहले इस फार्मूला के मुताबिक कॉस्ट मेजर कर लेता हूँ, फिर वहाँ से प्राइस ले आऊँगा। ये है आंसर जो एग्जामिनर मुझसे मांग रहे हैं, बट मुझे पहले वर्किंग वन में जाके कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर लेनी है। सवाल पढ़ते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट के, एक मटेरियल सी है, एक लेबर है, एक वेरिएबल ओवरहेड्स है और एक फिक्स्ड ओवरहेड्स है। इन सब को टोटल करेंगे
तो जनाब ये मेरी रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी जिसको मुझे इधर फीड करना है एज एक्स, और उसके बाद मेरी प्राइस आ जाएगी। तो हमें रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑर्डर 1,50,000 यूनिट्स ऑफ बीटा, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1,50,000 यूनिट्स ऑफ बीटा ये मेजर करना है, और उसको यहाँ फीड करेंगे। रेलेवेंट कॉस्ट 20% मार्जिन के हिसाब से, मतलब प्राइस 100 है, प्रॉफिट 20 है, कॉस्ट 80 है। तो कॉस्ट अगर 80 है तो प्राइस 100 क्या है, यहाँ से हम इसको एड्रेस करेंगे मामले को। अच्छा जी, सबसे पहले हम मटेरियल की ही कहानी शुरू करते हैं। हमें कहा गया है कि भाई आपने 1,50,000 यूनिट्स की प्राइस कोट करनी है। तो इसका मतलब हमें पहले 1,50,000 यूनिट्स की कॉस्ट लेनी है। और हमें नोट नंबर 4 में कहा गया है नॉर्मल लॉस 4% ऑफ इनपुट है, मतलब आप जो इनपुट फीड करते हो उसका 4% लॉस हो जाता है। इसका मतलब 1,50,000 यूनिट बनाने के लिए आपको 1,50,000 यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, 1,50,000 यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। उसके हिसाब से आप फिर अपने मटेरियल लेबर की रिक्वायरमेंट बनाते हो। तो मैं वर्किंग से 1.1 पे जाता हूं, जिसमें मैं मटेरियल लेबर के हिसाब से कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करना शुरू करता हूं। सबसे पहले मुझे इनपुट यूनिट्स की बात करनी पड़ेगी। मुझे इनपुट यूनिट्स कितने फीड करने हैं, मेरे इनपुट यूनिट्स कितने होने चाहिए। 1,50,000 यूनिट्स मैंने देने हैं, 4% ऑफ इनपुट मेरा नुकसान हो जाता है। इसका मतलब मेरी आउटपुट 1,50,000 कितनी है, 96%। तो 1,50,000 ओवर 96, मुझे इनपुट कितने, 1,56,250। ये हैं जी यूनिट्स जो मुझे इनपुट करने हैं। ठीक है जी। इसके हिसाब से मैं अपनी मटेरियल सी की रिक्वायरमेंट इस्टेब्लिश कर सकता हूं। मुझे मटेरियल सी चाहिए कितना, 0.5 kg पर यूनिट। ऐसे ही ईच यूनिट ऑफ बीटा रिक्वायर्ड 0.5, और मैंने इतने यूनिट्स फीड करने हैं। तो 156 250 इंटू 0.5, मुझे कितने केजी फीड करना है, 7,125 kg। ये मेरी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। और यहीं से मैं लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट भी एस्टैब्लिश कर लेता हूं। लेबर आवर कितने रिक्वायर्ड हैं, 100 यूनिट्स के लिए 150, मतलब एक यूनिट के लिए 1.5। ठीक है, अब जरा यहां पे तवज्जो कीजिएगा। मुझे 100 यूनिट्स के लिए 150, तो पर यूनिट 150/100। मुझे टोटल कितने यूनिट्स बनाने हैं, 1,56,250, जिनमें से 6,250 रिजेक्शन होगी। ऐसा ही है क्या, रिजेक्शन पे और 1,50,000 पे आवर बराबर लगने हैं। इंस्पेक्शन स्टेज, रिजेक्शन की स्टेज कितनी है, 60%। तो जनाब पर 1.5 पर यूनिट इंटू 1,50,000, ये तो गुड यूनिट्स हैं, प्लस 1.5 पर यूनिट इंटू 6250 का आवर्स। आगे कितने आवर्स आए जी, आवर्स कितने रिक्वायर्ड हैं हमें, 230,625 लेबर आवर्स। लीजिए जी, ये मैंने मटेरियल की क्वांटिटी और लेबर के आवर्स मेजर कर लिए। मटेरियल की क्वांटिटी और लेबर के आवर्स मेजर हो गए, इसमें कोई चैलेंज। ये बातें, ये कैलकुलेशन हम पहले कहीं ना कहीं सीखते आए हैं बार बार। ठीक है, कई दफ़ा मैंने आपको ये कैलकुलेशन क्लास में तवज्जो दिला के करवाई हुई है जी। एनी क्वेश्चन? अब इस डाटा की मदद से मैंने कॉस्ट मटेरियल की, लेबर की, वेरिएबल ओवरहेड की सारी मेजर करनी। बात है वेरिएबल ओवरहेड की सबसे आसान है। वेरिएबल ओवरहेड रेलेवेंट होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, रेलेवेंट होते हैं। कितने वेरिएबल ओवरहेड,
25 पर लेबर आवर। तो भाई वेरिएबल ओवरहेड लेबर आवर आ गई है 2,30,625 वर्किंग 1.1 से आए इंटू 25 5765 57625 लीजिए जी। वेरिएबल ओवरहेड सबसे आसान थे, वो तो खत्म हो गए, मैंने डाल दिया। अब नंबर हमारी स्कोरिंग ना यहाँ से शुरू हो चुकी बेटा, आधा नंबर को 1 नंबर को 2 नंबर, ये नंबर स्कोरिंग शुरू हो चुकी है हमारी यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हमने भी कुछ नहीं किया, हर स्टेप पे हमें नंबर मिलते जा रहे हैं। ये वैल्यू डाल दी, एक आध नंबर और मिल गया, तो ऑलरेडी हम 3-4 नंबर इस सवाल में ले चुके हैं। थोड़ा सा हमने सोच के वर्किंग बना फॉर्मेट बना के वर्किंग्स हमने करनी शुरू कर दी हैं, हमारी नंबर स्कोरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा जी, अब हम पहले लेबर को डील कर लेते हैं जी। मैं पहले लेबर की कॉस्ट पे जाता हूँ। लेबर की कॉस्ट के लिए मैं वर्किंग से 1.2 लेबर, सॉरी मटेरियल की 1.1 ही, 1.1 तो हमने सिर्फ ये वर्कआउट किया, मटेरियल की वर्किंग अभी हमने करनी है। 1.2 लेबर की वर्किंग। अच्छा जी, लेबर की कॉस्ट परमानेंट और टेम्परेरी? परमानेंट। स्पेयर आवर्स अवेलेबल और नॉट? 20,000। अब जरा तवज्जो से यहाँ पे हमने सीखा हुआ है परमानेंट लेबर के पास स्पेयर टाइम हो तो रेलेवेंट कॉस्ट 0। मतलब वजह क्या थी? वजह सुन लो, वजह क्या थी? परमानेंट लेबर से स्पेयर टाइम में काम करवाएं तो मेरी जेब पे कोई बोझ नहीं। क्या यहाँ पे बोझ है? परमानेंट लेबर से स्पेयर टाइम में काम करवाऊंगा तो बोझ पड़ेगा? पड़ेगा भाई, क्योंकि वह जब मैं काम नहीं करा रहा तो मैं पूरी तनख्वाह नहीं दे रहा उसको। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो अंडरस्टूड था भाई काम नहीं करवा रहे या करवा रहे पूरी तनख्वाह जाएगी, लेकिन क्वेश्चन ने बता दिया जब वर्कर आइडल होता है पूरी नहीं देते हम 60% देते हैं। इसका मतलब मैं आइडल टाइम में वर्कर से काम करवाऊंगा तो मेरी जेब से पैसे कितने? 40%। सो आइडल टाइम में स्पेयर परमानेंट लेबर का आइडल टाइम की कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको वजह कॉन्सेप्ट बता दिया। भाई जेब पे बोझ देखना है कि मेरी जेब पे बोझ है कि नहीं है। हमने बिल्कुल रट्टे के ऊपर नहीं चलना, डायग्राम हमारे पास है बट वो गाइडलाइन है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल जिस पे वो गाइडलाइन बनी हुई है वो भी हमें याद रखनी है। जेब पे बोझ, इस केस में परमानेंट लेबर से आइडल टाइम में काम कराना मुझे 40% कॉस्ट करेगा, पूरी नहीं तनख्वाह पड़ेगी, 40% कॉस्ट पड़ेगी। अच्छा जी, अब हम लेबर कॉस्ट मेजर करते हैं। वर्किंग 1.2 टोटल मुझे चाहिए 2,30,000, जिसमें से आइडल हैं 20,000 और एडिशनल जो हायर करने हैं वो हैं 2,10,625। ऐसा ही है, मुझे टोटल 2,30,625 आवर्स की कॉस्ट चाहिए। अब जो आइडल हैं उनमें मैंने कॉस्ट पे करनी है 40%, तो उसके लिए मुझे अब अंदाज़ा लगाना पड़ेगा मेरी पर आवर कॉस्ट है क्या। यहाँ से पता लग रहा है मेरी पर आवर कॉस्ट क्या है? मेरी पर आवर कॉस्ट है 9,000 रुपये बटा 200 और मुझे इसका 40% पे करना पड़ेगा आइडल टाइम पे। कितना बना? 18 बेटा मल्टीप्लाई करके बता दो। 3,60,000। और जो नॉर्मल एडिशनल टाइम लेना है इसके लिए कोई ओवर टाइम का जिक्र नहीं है कि इसका रेट ज़्यादा नहीं होगा। अगर उसने ज़्यादा रेट नहीं बताया तो इसका रेट जो स्टैंडर्ड है वही चलेगा जी। 947,125 लीजिए जी, टोटल कर लीजिए। 9838,125 लीजिए जी, ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर आ गई 9838,125। सो हमने वेरिएबल ओवरहेड लेबर हैंडल कर लिया। मैंने आपको जैसे एक गाइडलाइन दी हुई है कि सवाल करते हुए जो इजी वर्किंग आपको क्लिक हो पहले उसको सॉल्व कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि हम पहले मटेरियल सी को हैंडल करें जाए, मटेरियल सी हमसे हैंडल ना और वहीं फंसे फंसे हमारा टाइम सारा खत्म हो जाए। सो क्वेश्चन एग्जाम में करते हुए पहले आसान सवाल कीजिए, मुश्किल सवाल बाद में कीजिए, ताकि आसान सवाल में इजी स्कोरिंग होती है, पहले उनको हासिल कीजिए, उनको कैप्चर कीजिए। इसी तरह एक सवाल करते हुए कुछ कैलकुलेशन, कुछ स्टेप्स आसान होते हैं, कुछ स्टेप्स आपको लग रहा था यार इसमें कोई गुंडी है। जैसे मैंने मटेरियल सी में पहले बता दिया कि हमने पहले ऐसे नहीं देखा हुआ कि मटेरियल सी खुद बना के हमने इस्तेमाल करना है।
तो खुद बनाएं तो रेलेवेंट कॉस्ट कैसे निकलती है हमने डील नहीं किया हुआ, हम उससे वैसे ही थोड़ा सा परेशान हैं अभी, तो हम उसको पेंडिंग रखें या इसको एंड में देखेंगे, बाद में देखेंगे। सो सी को अभी तक मैंने होल्ड किया हुआ है। हम जैसे जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस की डिस्कशन में भी आपको कुछ ना कुछ बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज दिया जाता है विच यू नीड टू एब्जॉर्ब। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं शायद पहले कि जितनी बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी एनवायरनमेंट के बारे में, कारोबार के बारे में, कारोबार कैसे होता है, नफ़ा नुकसान क्या है, जितनी बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतने बेहतर आप फैसले कर सकते हो, उतने अच्छे अंदाज में सवालों को समझ पाते हो, उतने अच्छी कैलकुलेशंस लॉजिकली परफॉर्म कर पाते हो, उतने बेहतर तरीके से असूलों को अप्लाई कर पाते हो। अच्छा जी, अब चले हम पहले ओवरहेड को ही, फिक्स्ड ओवरहेड को डिस्कस कर लेते हैं। मटेरियल सी को हम सबसे एंड में ही डील करेंगे। फिलहाल मैं फिक्स्ड ओवरहेड की बात करूं क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल नॉलेज आपको पास ऑन करने की जरूरत है जो कि आपको शायद इससे पहले आपने इस अंदाज में एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ। फिक्स्ड ओवरहेड की कहानी यहां पे है, ये है जी। फिक्स्ड ओवरहेड की नेचर आप लोगों को पता है। फिक्स्ड ओवरहेड में आइटम्स क्या क्या होती हैं? रेंट फैक्ट्री का, प्लांट की डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग की इंश्योरेंस, मैनेजर की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स्ड पार्ट, इसमें वेरिएबल भी होता है। तो बहरहाल दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। आप जब भी कोई प्लांट बनाते हो, जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट डिटरमिन्स कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल हम चले प्रोडक्शन कैपेसिटी को जोड़ के हम इस कॉलेज में आ जाए, कॉलेज में आ जाओ। कॉलेज इज अ कमर्शियल एंटिटी, इसकी फिक्स्ड कॉस्ट रेंट, इसकी फिक्स्ड कॉस्ट स्टाफ की सैलरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसकी सैलरी। अब जरा ध्यान में रखना, एक बिल्डिंग बड़ी है, एक बिल्डिंग छोटी है, किराया किसका ज्यादा है? बड़ी बिल्डिंग का ज्यादा होगा। लेट्स अज्यूम एक ये 2 कनाल की बिल्डिंग है, साथ 1 कनाल की बिल्डिंग है, तो यकीनन 2 कनाल की बिल्डिंग का किराया ज्यादा है। एक 2 कनाल की बिल्डिंग, एक 1 कनाल की बिल्डिंग। स्टाफ कहां पे ज्यादा चाहिए? 2 कनाल की बिल्डिंग में सफाई के लिए, मेंटेनेंस के लिए ज्यादा स्टाफ चाहिए। जनरेटर कहां पे ज्यादा चाहिए? हमने कहा भाई जो बिल्डिंग बड़ी है उसके फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, और जो बिल्डिंग बड़ी है उसमें स्टूडेंट्स भी यकीनन ज्यादा अकोमोडेट हो सकते हैं। अगर कॉलेज के लिहाज से देखा जाए तो कॉलेज की कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच कैन बी टॉट अकोमोडेटेड इन द बिल्डिंग, यही है ना। तो हमने यहाँ पे जो थोड़ी सी बात सीखी कि किसी बिजनेस की कैपेसिटी कि वो कितने लेवल पे जाके काम कर सकती है, कितना एक्टिविटी बढ़ा सकती है, दैट डिपेंड कि उसने कितनी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट कमिट की हुई है। अगर आपने 1 कनाल का किराया और 2 से एडमिन के मेंबर और 1 जनरेटर रखा हुआ है तो आपके पास 1 कनाल की बिल्डिंग है, आप उसमें से 200 बच्चे पढ़ा सकते हैं या 400 बच्चे पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 कनाल की बिल्डिंग किराए पे ले ली है, स्टाफ में एडमिनिस्ट्रेटर 4 एडमिनिस्ट्रेटर रख लिए हैं और जनरेटर 2 रख लिए हैं, अब शायद आप 1000 बच्चे पढ़ा सकते हैं। सो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती है। अब फिक्स्ड कॉस्ट 2 कनाल की बिल्डिंग ले ली, बच्चा 1 आए या 1000 आए, फिक्स्ड कॉस्ट देना पड़ेगा। 1 कनाल की बिल्डिंग ले ली, बच्चा 1 आए 500 आए, सब कुछ देना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिटरमिन्स कि आपकी कैपेसिटी कितनी है वॉल्यूम हैंडल करने की। ठीक हो गया। तो जितनी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कमिटमेंट ज्यादा है उतनी आपकी वॉल्यूम हैंडल कैपेसिटी ज्यादा है कॉलेज के रेफरेंस से, और फैक्ट्री में चले जाओ तो प्रोडक्शन के रेफरेंस से। जितनी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कमिटमेंट कम है उतनी प्रोडक्शन कम यूनिट्स की कैपेसिटी आपकी है। जितनी फिक्स्ड कॉस्ट की कमिटमेंट ज्यादा है उतनी आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि हायर प्रोडक्शन विल रिक्वायर बिगर बिल्डिंग, हायर प्रोडक्शन विल रिक्वायर बिगर प्लांट, लोअर प्रोडक्शन विल रिक्वायर लेसर बिल्डिंग,
लोअर प्रोडक्शन विल रिक्वायर स्मॉलर प्लांट, तो स्मॉलर बिल्डिंग स्मॉलर प्लांट लेसर फिक्स्ड कॉस्ट, लार्जर बिल्डिंग बिगर प्लांट हायर फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का ताल्लुक आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से होता है, प्रोडक्शन वॉल्यूम से नहीं है। कैपेसिटी मतलब कितने यूनिट्स बना सकते हैं, इससे ताल्लुक है फिक्स्ड कॉस्ट का। कितने यूनिट बनाए, फिक्स्ड कॉस्ट का ताल्लुक इससे नहीं है। ठीक है, हमने ये बात तो पहले पढ़ी हुई थी कि फिक्स्ड कॉस्ट का ताल्लुक कितने यूनिट्स बनाएं इससे नहीं है। यूनिट बनाओ या ना बनाओ जानी है, लेकिन अब जो एडिशनल पॉइंट हम यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट का ताल्लुक है हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी से। हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं, दैट डिटरमिन्स हम कितनी फिक्स्ड कॉस्ट पे कर रहे हैं, दैट विल डिटरमिन हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं। लाइक मैंने अगर एक प्लांट लिया हुआ है तो मेरी डेप्रिसिएशन से 1 लाख सालाना है, लेकिन एक प्लांट पे मैं से 10,000 यूनिट सालाना बना सकता हूँ। मैंने प्लांट डबल कर लिए तो डेप्रिसिएशन डबल होगी, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी भी तो डबल होगी ना मेरी। फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ गई। बनाऊं ना बनाऊं उसका कोई ताल्लुक नहीं है कैपेसिटी से मेरा। हम जो यूनिट्स बनाते हैं उनको हम प्रोडक्शन वॉल्यूम कहते हैं, और जो यूनिट हम बना सकते हैं उसको हम प्रोडक्शन कैपेसिटी कहते हैं। जैसे मैं कहूं इस क्लास की स्टूडेंट सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, से 100। अब यहां पे बच्चे बैठे कितने हैं, से 70 60, कैपेसिटी है 100, बैठे हैं 60। तो 60 बच्चे बैठने से इस कमरे का किराया तो कम नहीं हो गया ना। किराया तो भाई मैंने 100 बच्चों का कमरा किराए पे ले लिया है, अब बच्चे उसमें एक बैठे 100 बैठे, किराया तो वही जाना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का ताल्लुक कैपेसिटी से होता है कि आप उस खर्चे में कितना काम कर सकते हैं। और अगर आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक प्लांट की डेप्रिसिएशन सालाना 1 लाख है, मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल करना चाहता हूं, तो मुझे 2 प्लांट करने पड़ेगा ना। मुझे 2 प्लांट की डेप्रिसिएशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाऊंगा तभी मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकती है। ठीक है, ये सारी बैकग्राउंड है जो मैंने एडिशनल नॉलेज के तौर पे आपको दी इस फिक्स्ड कॉस्ट के पॉइंट को हैंडल करने के लिए। अब हम फिक्स्ड कॉस्ट का पॉइंट दोबारा पढ़ते हैं इस नॉलेज के साथ, और फिर इसकी एप्लीकेशन यहां पे देखते हैं क्या है। कोई बात अभी भी समझना है, पूछना है आपने। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 22 मिलियन, ये हमारी फैक्ट्री के फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट स्पेशल ऑर्डर वुड ऑक्यूपाई 30% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। हमारी टोटल फैक्ट्री का 30% टाइम नया ऑर्डर ले जाएगा। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ बीटा कैन बी इंक्रीज अप टू 50%। हम चाहें तो अपने बीटा की प्रोडक्शन को 50% तक बढ़ा सकते हैं। हमने बढ़ाना है या नहीं बनाना वो बात ही बात है। हमें अपने प्लांट की 30% कैपेसिटी इस ऑर्डर में इस्तेमाल करनी है, और हम अपने प्लांट की कैपेसिटी को 50% तक बढ़ा सकते हैं। अभी आगे चलिए। बाय इनकरिंग एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। कैपेसिटी बढ़ानी हो तो एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड आपको फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। द फिक्स्ड ओवरहेड एप्लीकेबल टू एनहांस कैपेसिटी वुड बी 1.5 टाइम्स द करंट रेट। द यूटिलाइज्ड कैपेसिटी एट करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज 80%। अच्छा, अब जरा इसको हम दोबारा समझते हैं ये क्या रहा है यहाँ पे। करंट लेवल का मतलब अभी इस ऑर्डर से पहले की बात हो रही है। इस ऑर्डर से पहले आप ऑलरेडी 80% प्लांट का टाइम इस्तेमाल कर रहे हो। अब ये ऑर्डर लोगे तो कितनी कैपेसिटी चाहिए? टोटल तो 100 होता है ना भाई, टोटल तो हमारी कैपेसिटी 100 है। 80% ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये ऑर्डर लेते हैं तो 30% हमें चाहिए। इसका मतलब हमारे करंट प्लांट पे ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, पहला पॉइंट हम यहाँ से ये पिक करते हैं कि क्योंकि अभी तो हम 80% ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब 20% हम मजीद काम कर सकते हैं। हम अगर से 100 घंटे काम करते हैं, कर सकते हैं, 80 घंटे हम काम कर रहे हैं, मतलब 20 घंटे और काम कर सकते हैं। और इस ऑर्डर के लिए चाहिए 30। इसका मतलब हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। कितना बढ़ाने की ज़रूरत है? 10%। बात क्लियर होगी? हमने अपने प्लांट की कैपेसिटी 10% बढ़ाने की ज़रूरत है। अब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट खर्च करना पड़ेगी। हमें बिल्डिंग थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, 7 बिल्डिंग किराए पे लेनी पड़ेगी। हमें मशीनरी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, या हमें थोड़े वर्कर मजीद हायर करने पड़ेंगे। हमें फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी।
अब आते हैं इस बात पे, हमने 10% कैपेसिटी बढ़ानी है। क्या कह रहा है जी? कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज अप टू 50% तक बढ़ा सकते हैं, हमने 10% बढ़ानी है। कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय इनकरिंग एडिशनल फिक्स कॉस्ट, ये भी हमें पता है एडिशनल फिक्स कॉस्ट करना पड़ता है खर्चा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। द फिक्स्ड ओवरहेड रेट एप्लीकेबल टू एनहांस कैपेसिटी, इजाफी कैपेसिटी जो आप लेना चाहते हो उस पे जो खर्चा लगना है वो खर्चा क्या होगा? करंट कैपेसिटी के खर्चे से 1.5 गुना ज्यादा। ठीक है, अब जरा करंट कैपेसिटी हमारी 100 है और उसका खर्चा कितना है? करंट कैपेसिटी हमारी 100 है, उसका खर्चा 22 है, हमें 10% कैपेसिटी और चाहिए, उसका खर्चा कितना बनेगा? ये तो हो गया पुराने रेट से, लेकिन नया रेट 1.5 गुना है, तो ये बना ₹3.3। ये है आपकी फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट। अगर आप ये ऑर्डर लेना चाहते हो तो आपको 3.3 मिलियन की फिक्स कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, इजाफी खर्चा करना पड़ेगा इस ऑर्डर को लेने के लिए 3.3। और हमने पढ़ा था फिक्स कॉस्ट सिर्फ इजाफी रेलेवेंट होती है, इजाफी फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हम 20% कैपेसिटी इसमें से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका भी हिस्सा डाल दो उसको। भाई हम ये कैपेसिटी इस्तेमाल करें ना करें 22 मिलियन का खर्चा तो हो रहा है। मतलब अगर हमें कहा जाता ना कि ये ऑर्डर 20% कैपेसिटी में हैंडल हो जाएगा तो फिक्स कॉस्ट 0 हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि हमें फिर कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। फिक्स कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो रेलेवेंट है, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी तो रेलेवेंट नहीं है। और फिक्स कॉस्ट कब बढ़ती है? जब आपको कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत पड़ी है। जैसे इस केस में तो उसने कहा कि भाई करंट जो भी आपका रेट है, हमने कहा जी हमारा 22 मिलियन का खर्चा 100% कैपेसिटी पे है, इसके साथ 10% का एडिशनल कैपेसिटी का खर्चा क्या बनता है? ये हमारा 10% इजाफी कैपेसिटी का खर्चा बन गया। ये करंट कैपेसिटी का खर्चा है, तो 10% कैपेसिटी का खर्चा क्या बना? ये टोटल कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से 10% का खर्चा क्या बना? इसको आप ऐसे देखो या आप इसको सिंपली 10% से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है कि भैया टोटल कैपेसिटी का 10% खर्चा लेकिन 1.5 गुना। आप इसको ऐसे देख लो, ठीक है, 22 मिलियन करंट कैपेसिटी का खर्चा, 10% का खर्चा इसके हिसाब से क्या बनता है, लेकिन एनहांसमेंट पे 1.5 गुना लगना है, 3.3 मिलियन। ये इसकी वर्किंग है और यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू लिख देता हूँ 3.3 मिलियन। जी, फिक्स्ड ओवरहेड की कहानी बैकग्राउंड के साथ हमने डिस्कस किया, लॉजिक क्या है फिक्स्ड ओवरहेड की और उसका ताल्लुक कैपेसिटी से होता है। उसके हिसाब से हमने फिक्स्ड ओवरहेड की कैलकुलेशन को देखा। जी, एनी क्वेश्चन? जी, एक तो फिर ये पैरा पढ़ लीजिए फिक्स्ड ओवरहेड का वर्किंग में। चलें इसको यहाँ पे आपके सामने दोबारा लिख देता हूँ। 22 मिलियन का 10% और 1.5 गुना 3.3 मिलियन। ये वैल्यूज़ हम रुपीज़ में कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हम रुपीज़ में ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक फिर वक्त तवज्जो कर लीजिएगा। लेट्स अज्यूम मुझे ना ओवरहेड समझ आए ना मटेरियल समझ आए, मतलब ये नहीं कि मैंने सवाल नहीं करना, मैं फिर बता दूं। हर स्टेप के नंबर हैं, इसके नंबर अलहदा हैं, इसके नंबर अलहदा हैं, इसके अलहदा थे, इसके अलहदा थे। मैं इसके स्कोर कर चुका हूँ, इसके कर चुका हूँ। इसकी मुझे समझ आए मैं करूँगा, नहीं समझ आए तो कोई फिगर अज्यूम करके ये कॉस्ट निकालूंगा, इसको यहाँ फीड करूँगा, प्राइस निकाल के दे के आऊँगा, क्योंकि इस फंक्शन के मार्जिन और कॉस्ट को लेके प्राइस निकालना, इसका भी 1 या 2 नंबर है। ठीक है, अगर मैंने सवाल यहीं पे छोड़ दिया जी ओवरहेड समझ नहीं आ रहा, लेबर समझ नहीं आ रहा, सवाल यहीं पे छोड़ दिया, तो ये 1 या 2 नंबर जो बिल्कुल आसान है मैं लूज करके जा रहा हूं। तो मुझे अगर किसी एक स्टेप में दिक्कत है, मुझे वो स्टेप समझ नहीं आ रहा, जो मैं कहता हूं स्टेप वाइज मार्किंग को समझो,
अगर कोई एक स्टेप समझ नहीं आ रहा, लेकिन आगे का रास्ता मैंने देखो बात शुरू कहाँ से की थी, डेस्टिनेशन, मैंने मंजिल पे पहुंचना कैसे है, मैंने बात यहाँ शुरू की थी। मुझे रास्ता सारा नजर आ रहा है, लेकिन बीच में कोई रुकावट आ सकती है। अगर कोई रुकावट आ रही है उसको अजम्पशन से बाईपास कर दो, लेकिन मंजिल तक पहुंचो। उसने प्राइस मांगी है, प्राइस दे के आओ, ताकि मैक्सिमम स्टेप्स आपके हाथ से गुजर जाएं। मैक्सिमम स्टेप्स आप करोगे तभी मैक्सिमम नंबर आप स्कोर कर पाते हो पेपर में। अगर आपने स्टेप्स ही सवाल ही पूरा नहीं किया तो आपने कितने ही स्टेप्स मिस कर दिए, जिनमें से कुछ ना कुछ नंबर लिए जा सकते थे। ये वैल्यू आपकी गलत आ गई, ये वैल्यू आपने अज्यूम कर ली, कोई इशू नहीं है। इस स्टेप के नंबर आपको मिलेंगे कि भाई कॉस्ट ओवर 18 to 100 करने के 2 नंबर हैं, 1 नंबर है, ये आपको मिलेगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, इसके नंबर नहीं मिलने, ये नंबर आपको इस चीज़ के मिल रहे हैं। क्या आपको मार्जिन मार्कअप का फ़र्क पता है? यहाँ पे एग्जामिनर आपका मार्जिन मार्कअप की अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रहा है, यहाँ पे मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है, यहाँ पे लेबर के रेलेवेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है, यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड, यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड। हर स्टेप पे आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है। कलेक्टिवली प्राइस निकालने को 14 नंबर नहीं है यहाँ, स्टेप वाइज मार्किंग समझो। मार्किंग स्कीम को देख देख के पास पेपर क्वेश्चन किया करो। जितनी अच्छी मार्किंग स्कीम पे आपकी ग्रिप होगी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी एग्जाम में निकलेगी। और जो गाइडलाइन बेटा दी जाती है उसके मुताबिक, अपने ऊपर जबर भी करना पड़े उसके मुताबिक चलने की कोशिश किया करो। अगर नहीं चलोगे गाइडेंस के मुताबिक तो फंसोगे, जैसे ट्री सामने होगा नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे गाइड किया जाए वैसे चलना है, समझ आए या ना आए। अभी नहीं समझ आ रही, 2 दिन बाद समझ आनी शुरू हो जाएगी, भाई ऐसे क्यों कहा गया था आपको, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब आखिरी आइटम मटेरियल। हमें मटेरियल चाहिए कितना, कितनी केजी चाहिए? 78,125 था केजी, 78,125 केजी। हमें इतना मटेरियल चाहिए सी। और सी कहाँ से आएगा? हम इन हाउस बनाते हैं और हमारी कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख की। हमारे पास 1 लाख केजी बनाने की कैपेसिटी है और हमें चाहिए 78,125। हम इन हाउस एक अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सी बना सकते हैं, लेकिन क्या ये सारे का सारा सी का प्लांट हमारा फारग पड़ा हुआ है? उसने कहा है सी आप बना के बाहर भी बेचते हो। ये तो बात हो रही है सी को बीटा में इस्तेमाल करने की। वो कह रहा जी सी की बाहर भी मार्केट एग्जिस्ट करती है जिसकी डिमांड 75,000 है। मतलब आप ऑलरेडी इसमें से 75,000 बना के बाहर बेच रहे हो। कितने का बेच रहे हो? इसका मतलब मैं बीटा के लिए इन हाउस सी जो बना सकता हूं वो कितना है? 25,000। तो पहली बात हम उसकी बात कर लें। हमने कहा जी हमारा ये 78,000 की कहानी है, इसमें से जो 25,000 केजी है ना वो मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी पड़ी हुई है, स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी है मेरे पास, स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी पड़ी हुई है, उसमें मैं बना सकता हूं। तो जनाब ये 25,000 बनाओगे तो 25,000 केजी बनाने का खर्चा, इजाफी खर्चा कितना आएगा? जो खर्चा आएगा वही रेलेवेंट है ना, जिसका कॉस्ट ऑफ बाइंग इज रेलेवेंट। मतलब सी मेरे पास ये 25,000 पड़ा नहीं हुआ। हम इसको डायग्राम के रेफरेंस से अगर भी देखना चाहें, ये सी 25,000 मेरे पास पड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो सिर्फ 75,000 बनाता हूं बेचने के लिए, ये 25,000 तो मैं बनाता ही नहीं हूं। अब अगर इस ऑर्डर के लिए मैं बनाना चाहूंगा तो जैसे वहां पे था कॉस्ट ऑफ बाइंग करंट प्राइस इज रेलेवेंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ मेकिंग। कॉस्ट ऑफ मेकिंग इज रेलेवेंट। तो ये 25,000 बनाना है, इसकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्या है? 80,000 की सेटअप कॉस्ट। 25,000 का एक बैच बनता है। उसने कहा जी एक बैच की सेटअप कॉस्ट 80,000 है, आपको 25,000 का एक बैच बनाने के लिए 80,000 का सेटअप का खर्चा लगेगा, प्लस 200 रुपये पर केजी के हिसाब से 25,000 केजी। टोटल खर्चा कितना हो गया जी? 5.5080 लीजिए जी, ये 25,000 केजी की कॉस्ट आ गई। मुझे टोटल चाहिए 78,125,
उसमें से 25,000 तो मैंने बना लिया बगैर किसी लड़ाई झगड़े के झंझट के, कोई टेंशन नहीं हुई। मेरे पास सी की प्रोडक्शन का प्लांट पड़ा हुआ था, उसमें 25,000 मैं बना सकता था बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, वो मैंने बना लिया। ये मैं बीटा की प्रोडक्शन में 25,000 तो इस्तेमाल कर लूँगा। अब बाकी कितना बचा? 53,125। अब बना तो मैं ये भी सकता हूँ, लेकिन ये बना के मैं इस्तेमाल करूँगा या बेचूँगा? दो ऑप्शन आ गए। यस सर। ये बना के मैं इस्तेमाल करूँगा या बेचूँगा। तो भाई बेच के जितने पैसे कमा सकता हूँ, इस्तेमाल करने की सूरत में वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दो इस्तेमाल आ गए ना भाई। अब इसके मैं बना सकता हूं, लेकिन बना के इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करूं या बेचूं। अब बनाने का खर्चा इज नॉट रेलेवेंट, क्योंकि ये अब बात होगी है स्टॉक इज अवेलेबल। ये स्टॉक मैंने बना के रखा हुआ है बेचने के लिए, स्टॉक इज अवेलेबल, क्योंकि 75,000 तो मैं बना के बेचता हूं। यस सर। तो ये उसमें से 53,000 है। 25,000 में बनाता ही नहीं था, मैंने बनाया इस ऑर्डर के लिए, तो बनाया इस ऑर्डर के लिए, कॉस्ट ले लो। ये 75,000 में बनाता हूं बेचने के लिए। अब मुझे बाकी 53,000 उस 75 में से उठाना है जो मैंने बेचने के लिए बना के रखा हुआ है। तो अगर मैं वहां से 53 उठाऊंगा तो मैं उसको बेच नहीं पाऊंगा। रेलेवेंट कॉस्ट हुई, बेनिफिट फोरगोन। मल्टीप्लाई करो, कितनी है? 3125। लीजिए जी, इन दोनों को सम कर लीजिए, टोटल कॉस्ट 170 लीजिए जी। ये है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसको हम वर्किंग 1.3 का से नंबर दे देते हैं। वर्किंग 1.3 रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 170333125। जी मैडम, आपने अच्छा 26 दिसंबर से टर्म से स्टार्ट हो रहा है जी। तो उसका सिलेबस हम पढ़ रहे हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग खत्म कर रहे हैं। चैप्टर नंबर क्या है ये? 10। तो हमारा मेरा गाइडलाइन यही है कि इस वीकेंड तक जो सिलेबस पढ़ लें उसी को रखें ना। तो चैप्टर 10 तक 1 to 10। ठीक है जी, ऐसा ही ना? चलें जी जनाब। मटेरियल की कॉस्ट, एक तो फिर मटेरियल का पैरा पढ़ लीजिए, ये सारी कहानी समझ लीजिए, और कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए। लेबर के अंदर आपने वो एडिशनल आवर्स भी ऐड किए हैं। ये परमानेंट वर्कर है, तो हम अगर प्रोजेक्ट ना भी करें तो एडिशनल आवर्स हैं भाई, एडिशनल आवर्स विच वी नीड टू हायर। हमारे पास स्पेयर सिर्फ 20,000 हैं। एडिशनल आवर्स से मुराद है जो हमें हायर करने की जरूरत है जी। एनी क्वेश्चन? किसी पॉइंट पे कोई एक्सप्लेनेशन? जी बोलो भाई। 53,125 जो आपने लिया है, इसको हम जीएसएम ले सकते थे कि हम बाहर से खरीदेंगे? ऐसे ले लो, बाहर से खरीदेंगे, क्योंकि अंदर रखा तो हमने 75,000 का बना के बेच दिया। बाहर से खरीदने वाली बात समझनी, ऐसे ले लो कि भैया हमें खरीदना पड़ेगा, और जहाँ हम अगर 225 का बेच रहे हैं तो 225 का ही खरीदना पड़ेगा बाहर से। इसको ऐसे देख लो जी जी। 30% टोटल कैपेसिटी 100, उसका 30% हमें चाहिए इस ऑर्डर के लिए, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? सिर्फ 20%, क्योंकि ऑलरेडी हम करंटली 80% कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी मशीन अगर 100 घंटे चलती है, हम 80 घंटे ऑलरेडी इसको चला रहे हैं। नए ऑर्डर के लिए 30 घंटे मज़ीद चलाने की ज़रूरत है, तो 30 घंटे तो है नहीं हमारे पास, तो हमें अपनी मशीन को बढ़ाना पड़ेगा, नई मशीन लेनी पड़ेगी, 10% से कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। आपको इसको फोरगो करने की ज़रूरत है? आप बना के देख लीजिए, आपने जो बनाया उसकी 25,000 kg आपको 5080 में पड़ा, पर kg कितना पड़ा आप देख लो। कारोबार कर रहे हो ना भाई, कहाँ से सस्ता पड़ता है?
फोरगो करोगे 225 रुपये का फोरगो हो रहा है। मन कितने का रहा है? 25,000 जो बनाया बेटा पर केजी कितने का पड़ा? 80,000 भी है, 80,000 भी ऐड करो आप, तो टोटल 5080 आपने निकाली है 25,000 की कॉस्ट। उसको 25,000 से डिवाइड कर लो, कितना आया? 5080 000 तकसीम 25,000 कितना? 20। 200 तो वेरिएबल कॉस्ट पे की है, 20 कैसे आ गया? 203। अब 203 का घर में बनाना है या 225 का बाहर से खरीदना है? क्या करना है? तो पहले 25,000 बना लो, फिर बाकी जो बचा उसका मसला हल करेंगे। 25,000 बनाते हैं तो 203 रुपये का घर में पड़ रहा है हमें, तो हमें बनाना है पहले, फिर देखना है बाहर से ख़रीदें, क्योंकि बाहर से यकीनन जो भी बेच रहा है वो भी बना के बेच रहा है ना, वो तो प्रॉफिट भी ले रहा है। जैसे हम 225 का बेच रहे हैं, 203 का बना के 225 का बेच रहे हैं, तो सेल प्राइस में तो मुनाफा भी है। कारोबार कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं भूलनी। कारोबार कर रहे हैं, कॉस्ट कम से कम रखना, मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, ये हमारा मकसद है। कहीं पे फंसो, कारोबार कर रहे हो, कॉस्ट कम करनी है, मुनाफा बढ़ाना है, जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये 2-3 चीज़ें ध्यान में लाओ, आपको मसला हल होना चाहिए। ट्राई टू थिंक ऑन दीज लाइन्स। हर चीज़ को 2+2 बिजनेस के मैथमेटिक्स के तनाजुर में नहीं देखना। कारोबार की अंदाज में सोचने के लिए वो डायग्राम्स आपको बताई गई हैं। वो कारोबारी सोच का आप समझिए खाका है कि कारोबारी सोच का खाका वो डायग्राम में डाला गया है, जिसको आपको आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करना है, बार बार देख के। जी बेटा, बेटा 75,000 हम ऑलरेडी बना के बेच रहे हैं। वो हम एक्सटर्नल मार्केट में 75,000 बेच रहे हैं, डिमांड है बाहर। 203 का बना के 225 का ऑलरेडी बेच रहे हैं। हमने मशीन खाली नहीं रखी हुई सी की, ठीक है, हमारे पास सी की मशीन में जगह ही 25,000 बनाने की है, तो 25,000 हमने बना लिया। बाकी 53 जो बेच रहे हैं वो रोकेंगे, तो जब बेचने वाला रोकेंगे तो वहाँ पे 225 रुपये फोरगो करेंगे ना। हमारी वहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट ये है, जो बनाई उसकी रेलेवेंट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ मेकिंग है, जो हमने सेल जो करनी थी उसमें से इस्तेमाल किया तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट 225 आएगी, रेवेन्यू फोरगोन। अच्छा जी, यहाँ से आप टोटल लीजिए 35,936,875 35 million. This is your relevant cost. 35,936,875 and price is 921 094। लीजिए जी, ये हमारी प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट की, और दिस शुड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द आंसर। आंसर की प्राइस भी यही होनी चाहिए, 44,921,094। बिल्कुल ठीक है जी, यही प्राइस है। हमसे उसने यूनिट प्राइस मांगी है, सॉरी जी, उसने यूनिट प्राइस मांगी है, तो एक स्टेप और भी है जी, आई मिस दैट। वो स्टेप क्या है? इसको 1,50,000 से डिवाइड करना, दिस इज अनदर स्टेप। 1,50,000 से डिवाइड कर दें तो ये यूनिट प्राइस आएगी, विच इज 299। ठीक है जी, ये यूनिट प्राइस आएगी। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, उसने हमसे यूनिट प्राइस मांगी है, ठीक है। तो मैंने 1,50,000 ऑर्डर के हिसाब से पूरे 1,50,000 की कॉस्ट बनाई, 1,50,000 से डिवाइड करके 299, दिस इज माई आंसर जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बेटा, इस सवाल को और इस सवाल में की हुई बातों को दोनों को अच्छी तरह रिवाइज करना। आपने सोच के समझ के जो नोट्स पढ़े हैं, जो बातें की, उनको आई होप आपको कुछ ना कुछ इनका हिंट लिखना चाहिए। इनको एलैबोरेट कीजिएगा, इनको पढ़िएगा जाके और रिवाइज कीजिएगा। सवाल इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4, हमने क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी असाइनमेंट में वो भी हैं। इनको अच्छी तरह पक्का करके आप कल आएंगे। कल से इंशाअल्लाह हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे डिसीजन मेकिंग का, और डिसीजन मेकिंग का चैप्टर में आप तब चल पाओगे
जब रेलेवेंट कॉस्टिंग को अच्छी तरह समझ आओ। इसीलिए मैंने आज उसकी कुछ 10 मिनट की बात भी नहीं छोड़ी, मैंने इसी चैप्टर पर टाइम ज़्यादा लगा दिया ताकि आपको मज़ीद टाइम मिल जाए एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। सो हम कल से डिसीजन मेकिंग पे बात शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।